हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10th। हम लोग ये देखेंगे कि हिंदी पढ़ना कैसे है। जैसे आप लोगों के पास समय कम बचा है तो आप लोगों के पास विद्या जरूर होगी। अगर विद्या नहीं है तो आप लोग विद्या ले लीजिए और उससे पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो हम ये बताएंगे जैसे इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती हैं, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आप लोगों को सिर्फ वही पढ़ना है क्योंकि समय कम है। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट है क्या क्या। चलिए देखिए, ये है विषय सूची। इस बार जैसा कि आप लोगों को पता है, दो भाग में आएगा। एक खंड आ आएगा, दूसरा का आएगा खंड बा। खंड आ जो है उसमें से बहुविकल्पिक प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के, और जो ये खंड बा रहेगा इसमें 50 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे और इसको आप लोगों को लिखना रहेगा। इसको आप लोगों को OMR शीट पर सिर्फ गोला करना रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे इसमें देखिए, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो इसमें पहला जो है ये 5 नंबर का है, दूसरा 5 नंबर का है। ये जो 3 दिए गए हैं ये सिर्फ जानकारी के लिए दिए गए हैं, इनको आप लोगों को पढ़ना नहीं है। इसके बाद नंबर 6 पर है काव्य सौंदर्य के तत्व, ये 3 नंबर का है। हिंदी व्याकरण 4 नंबर का है और ये 8वां जो है संस्कृत व्याकरण, ये 3 नंबर का है। तो इस हिसाब से ये दोनों 10 नंबर के हो जाएगा, पहला दूसरा, और 6 7 8 मिलाकर तीनों कितने के हो जाएंगे, 10 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये नंबर फर्स्ट है, हम पृष्ठ संख्या बता देंगे ताकि आप लोग देख के पढ़ सकिए। देखिए, अब जैसे इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाएगी तो इम्पोर्टेंट है पृष्ठ संख्या 30 नहीं 14, पृष्ठ संख्या 14, ठीक है। पृष्ठ संख्या 14 में यहाँ पर ये दिया गया है प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही इतना पढ़ना है। मतलब इसके अंतर्गत 2 पेज आप लोगों को दिया गया है पूरा। ये एक पेज ये दिया गया है और एक पूरा यहाँ पर इतना दिया गया है और इस तरफ थोड़ा सा दिया गया है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना पूरा पढ़ना है क्योंकि यही सब क्वेश्चंस अगर देखेंगे आप लोग तो बार बार देखिए यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा ये आप लोगों को अगर इतना पूरा पढ़ लेंगे तो ये पूरा 5 नंबर का फंस जाएगा। अब देखिए इसमें पूछा कैसे जाएगा ये आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। जैसे आप लोगों को ये पूछ सकता है कि अंधा युग किस लेखक की रचना है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, महादेव वर्मा। तो आप लोगों को क्या टिक करना है, धर्मवीर भारती, ये ध्यान रखिए। अब एक इसमें एक तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकता है, लिख देगा अंधा युग किस विधा की रचना है। मतलब नाटक है, कहानी है, काव्य है या रेखा चित्र है, उपन्यास है। तो आप लोग क्या टिक करेंगे, काव्य पर टिक करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को जैसे पढ़ना कैसे है, आप जैसे पढ़ेंगे अंधा युग डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है और अंधा युग क्या है, काव्य है। इसी तरीके से अजातशत्रु एक नाटक है, लिखा किसने है, जयशंकर प्रसाद ने। इस तरीके से इसको पढ़ना है। सेम इसी तरीके से हम लोग अगर काव्य की बात करेंगे, काव्य साहित्य का इतिहास, ये देखिए नंबर 2 है। नंबर 2 क्या है, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी पद्य साहित्य का विकास, इसमें भी सेम यही है, इसमें पृष्ठ संख्या बता रहे हैं। देखिए इसमें आप लोगों को पढ़ना है पृष्ठ संख्या 30। पृष्ठ संख्या 30 है, 30 के बाद 31 भी है। देखिए इसमें क्या पूछा है, प्रमुख काव्य कृतियां एवं उनके रचनाकार। निम्न रचना किस कवि की है, निम्न अक्षरों के क्रमानुसार। अब देखिए जैसे पहला है अणिमा, ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा ये किस कवि की रचना है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें सही कौन सा माना जाएगा, निराला जी का। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये पूरा याद करना है और इसी में से पूरा आप लोगों को कितना पूछ लेगा, 5 नंबर का। ये हो गया शुरुआत के 10 नंबर। अब देखिए ये जो नंबर 3 है, नंबर 3 आप लोगों को नहीं पढ़ना है। नंबर 4 भी नहीं पढ़ना है। और नंबर 5 भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए आ जाते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 में है काव्य सौंदर्य के तत्व
मतलब रस, अलंकार और छंद एक एक नंबर के हैं। ये देखिए इस बार आएंगे कैसे, इस बार जैसे बहुविकल्पी रहेगा तो आप लोगों से पूछ सकता है एक कोई भी एक, जैसे ये मान लीजिए करुण रस है, एक पोयम दे देगा या एक लाइन कुछ भी दे देगा तो उससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये एक एक नंबर का है, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिए। इसके बाद आ जाता है हिंदी व्याकरण आ जाता है। शब्द रचना के तत्व, इसमें क्या क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा आप लोगों से उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम एवं तत्सम। ठीक है, देखिए उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग जो आगे जोड़कर किसी शब्द का अर्थ बदल दे, प्रत्यय जो पीछे जुड़ जाए, समास आप लोग जानते हैं, तत्सम ये संस्कृत का शब्द होता है, तत्सम तद्भव रहता है, संस्कृत और हिंदी का रहता है वो। इसके बाद पर्यायवाची है, देखिए संस्कृत व्याकरण है नंबर 8, ये भी 3 नंबर का है। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, संधि, शब्द रूप और धातु रूप। अब देखिए अब आ गए हैं गद्य पर हम लोग। अब ये जो हम लोग का खंड बी पढ़ने वाले हैं, खंड बी आएगा 50 नंबर का। ठीक है, खंड बा, ये ध्यान दीजिए, खंड बी, ये खंड बी कितने का है, 50 नंबर का है। नंबर फर्स्ट है खंड बा में, इसमें पूछा जाएगा हिंदी गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न 3 भागों में विभाजित हैं। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, तथ्यपरक प्रश्न। ठीक है, आप लोगों को इसमें करेगा क्या, देखिए जो आप लोगों का चैप्टर्स हैं, जैसे 4 चैप्टर हैं अगर गद्य की बात की जाए। पहले चैप्टर का नाम है मित्रता, तो मित्रता में कई पैराग्राफ्स हैं, कोई भी एक पैराग्राफ उठाएगा, जैसे ये एक पैराग्राफ ले लिया है, पैराग्राफ में कुछ इस तरीके से अंडरलाइन कर देगा। इसके बाद 3 क्वेश्चन पूछेगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखिए ये आप लोगों को जैसे संदर्भ है, संदर्भ में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट आप लोगों को चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और दूसरा क्या है, लेखक का नाम पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम पता कैसे होगा, जैसे इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप लोग कहानी पढ़ लें अपने बुक की। जैसे 4 चैप्टर हैं तो आप लोग 4 चैप्टर ना पढ़ें तो 3 ही चैप्टर पढ़ लें, पहला, दूसरा और चौथा नंबर। ये तीनों कहानियाँ अच्छे से पढ़ लें तो इसमें से कोई ना कोई पैराग्राफ जरूर फंस जाएगा। जब पैराग्राफ पढ़े रहेंगे तो उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर का क्या नाम है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यानी जिसके अंदर जिसके नीचे रेखा खींची गई है, केवल उसकी व्याख्या करना है, पूरे की व्याख्या नहीं करना है। तीसरा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप लोग अपने जो किताब के चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से पढ़ लें और उसी से क्वेश्चंस आप लोग ये कर पाएंगे। बस यही एक तरीका है इसका। आप लोग चैप्टर अगर पढ़ना है तो आप लोग 2 चैप्टर, नंबर फर्स्ट मित्रता पढ़ लीजिए। अगर किताब से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो विद्या से ही पढ़ लीजिए। देखिए नंबर सेकंड है ममता, 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। दूसरा, इसके बाद 2 चैप्टर तो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तीसरा नंबर है भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो आप लोग चाहे भारतीय संस्कृति पढ़ें या तो अजंता पढ़ लें, अजंता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अजंता भी पढ़ सकते हैं आप लोग। 3 चैप्टर आप लोग कोई भी चूज कर लीजिए, पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरे चौथे में जो आप लोगों को सही लगे उसको पढ़ लीजिए कहानी। अब देखिए पद्यांश पर आधारित, जैसे हम लोग गद्यांश पर देखे हैं सेम उसी तरीके से पद्यांश पर पूछे जाएंगे। पद्यांश में कैसे होगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे ये 3 लाइन की दे दिया गया है, 4 लाइन का दे दिया गया है, इससे 3 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें 4 दिया गया है लेकिन क्वेश्चन 3 ही रहेगा। ठीक है, पहला उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जैसे हम लोगों ने मतलब संदर्भ लिखा है गद्य में उसी तरीके से पद्य में भी लिखा जाएगा। नंबर सेकंड है जो यहाँ पर रेखांकित है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जैसे उसमें करना था तो सेम
इसके लिए क्या करना है, अब जैसे समय कम है तो आप लोग क्या करिए कि विद्या से ही, अब जैसे ये पूरा एक पैराग्राफ है इतना, तो पैराग्राफ का पूरा यहाँ पर नीचे देखिए हिंदी दिया गया है, तो आप लोग इसकी हिंदी अपने से कर लीजिए। अगर ये करने का मन नहीं है तो फिर आराम से अपने मन से लिखिए जो आप लोगों को समझ में आए इसको पढ़ने के बाद। देखिए इसमें चैप्टर कौन कौन से अगर पढ़ना है पढ़ सकते हैं आप लोग। नंबर फर्स्ट सूरदास, सेकंड पर है गोस्वामी तुलसीदास, थर्ड है बिहारी लाल। रसखान मत पढ़िएगा, रसखान इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 6 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 7 महादेव वर्मा। बस इतना काफी है। देखिए अब नंबर 3 पर आता है संस्कृत। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, देखिए संस्कृत में 4 या 5 चैप्टर्स हैं। आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा। संस्कृत और हिंदी लगभग मिलता है। जैसे यहाँ पर वाराणसी लिखा है तो हिंदी में भी इसका मतलब वाराणसी है। सुविख्यात लिखा है मतलब सुप्रसिद्ध हो गया, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, संदर्भ लिखना है जिस तरीके से हिंदी में लिखे हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। बस इतना ही लिखना है यहाँ पर, बस ठीक है। 2 लाइन लिखना है बस, ये 1 लाइन एक्स्ट्रा दे दी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को संदर्भ में बस यही लिखना है। अगर आप लोग ये 2 लाइन लिख देंगे संदर्भ तो ये 2 नंबर का हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात फंसती है कि यहाँ पर आप लोगों को जब तक इसको पढ़े नहीं रहेंगे चैप्टर, तब तक आप लोग ये पहचान नहीं पाएंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए चैप्टर पहचानने के लिए आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप लोग वाराणसी चैप्टर पढ़ लीजिए। इसमें वाराणसी के बाद आता है देशभक्त चंद्रशेखर। नंबर 3 पर है भारतीय संस्कृति। वैसे इसमें सभी ये वीर वीरः वीरणे पूज्यते चाहे ना पढ़िएगा, प्रबुद्ध ग्रामीणा पढ़ लीजिए, बस इतने ही। अब देखिए जैसे जब हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे तो हिंदी में एक गद्य का था एक काव्य का था, वैसे ही संस्कृत में भी एक गद्य का हो गया और एक कविता पूछी जाएगी। कविता का मतलब जैसे श्लोक का हिंदी में अनुवाद, जैसे एक श्लोक दे देगा 2 लाइन का, यहाँ पर भी पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ के बाद क्या करना है, 3 नंबर का उसकी व्याख्या करनी है, मतलब इसी का हिंदी में अनुवाद। देखिए अब जैसे यहाँ पर एक हम ये बात बता दें आप लोगों को, जैसे जो संस्कृत का खंड है वो नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 1 पेज 2 पेज और ये 3 पेज। अगर आप लोग ये सिर्फ ये 3 पेज पढ़ लेंगे तो ये 3 पेज 10 नंबर का है। तो इसलिए ये जो नंबर 3 है और नंबर 4 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको अच्छे से पढ़िए। ये केवल 3 पेज है, अगर देखा जाए 3 पेज में पूरा नहीं पढ़ना है, तो ये तीनों पेज जो है आप लोगों को 10 नंबर बड़े ही आराम से दे देंगे। अब देखिए नंबर 5 में आता है खंड काव्य। खंड काव्य है नंबर 5 में। खंड काव्य में आप लोगों को पढ़ना क्या है, खंड काव्य में आप लोगों को पढ़ना है, टिक लगा रहे हैं, अग्र पूजा। देखिए ये जिला के हिसाब से होता है, तो इलाहाबाद लिखा है तो हम लोगों को सिर्फ अग्र पूजा पढ़ना है। अग्र पूजा में अगर आप लोग सिर्फ नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो बस नंबर फर्स्ट की पढ़ लेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, उसी से चाहे जो पूछेगा आप लोग बता लेंगे। ये हो गया 5। देखिए 6 का लेखक जीवन परिचय एवं रचनाएं, इसकी हम एक वीडियो बनाकर डाल दिए हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग इसको बड़े ही अच्छे से देख सकते हैं। पूरा लेखक का जीवन परिचय है 5 नंबर का, उसमें रचनाएं हैं, और नंबर 6 जो है ये 6 खा जो है ये कवियों का है, कवि का जीवन परिचय, तो इसको भी देख लीजिए आप उसे। इसके बाद जो नंबर 7 है, नंबर 7 आ जाता है। देखिए नंबर 7 है 2 नंबर का है, एक श्लोक है। तो श्लोक आप लोगों को कम से कम 3 याद होने चाहिए। तो 3 श्लोक कोई भी जो आप लोगों को छोटा लगे, 1 2 3 श्लोक अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद नंबर 8 संस्कृत में प्रश्नोत्तर। आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, या जब आप लोग पाठ पढ़ेंगे तो उसी से आप लोग प्रश्नोत्तर का उत्तर दे पाएंगे। अब आ जाते हैं हम निबंध पर। निबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का निबंध है, ठीक है। हम इम्पॉर्टेंट पर टिक करते हैं। हम नंबर बता दे रहे हैं कौन कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट निबंध में।
देखिए, नंबर जो सेकंड है बेरोजगारी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर थर्ड है विज्ञान। नंबर थर्ड विज्ञान है। नंबर 4 नहीं करना है। नंबर 5 नहीं करना है। देखिए, नंबर 6 है भ्रष्टाचार की समस्या। नंबर 7 है जनसंख्या विस्फोट, कंप्यूटर की उपयोगिता। नंबर 8, नंबर 9 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, 11 नहीं करना है, 12 नहीं करना, 13 नंबर इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण। 14 नंबर छोड़ दीजिए। 15 नंबर कर लीजिए वनों का महत्वपूर्ण है। 16 नंबर छोड़ सकते हैं। 17 नंबर छोड़ दीजिए। 18, 19 छोड़ दीजिए। 20 छोड़ दीजिए। 21 करना है पर्यावरण सुरक्षा वाला। 22 छोड़ सकते हैं। 23 कुछ संख्या जो और छोड़ दीजिए। 25 भी छोड़ दीजिए। 24, 25 हो गया। 27 भारतीय कृषि, स्वच्छ भारत, मोबाइल। बस ठीक है, बस इतना काफी। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो काफी आप 80+ रहेंगे।